हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेक्चर में आज हम बात करेंगे किसकी, अगर आपको पता है आप 10th स्टैंडर्ड में एपी यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कुछ टर्म्स सपोज करते थे कि आप मान लेते थे कि आपको ये बोलना है कि 3 टर्म्स एपी में है, तो आप इसका मान लेते थे। क्या मानते थे? तो क्या ऐसा कुछ मान लेते थे। तो आज हम पहले तो 10th स्टैंडर्ड वाला जो सिलेबस है वो रिवाइज करते हैं, यहाँ पे यह यूजफुल है और जीपी के लिए ऐसा ही कुछ बनाएंगे। ओके, तो फर्स्ट हम बात करते हैं एपी के लिए इंपॉर्टेंस नोट है ये। ओके, इंपॉर्टेंस नोट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान लेते थे 3 टर्म्स के लिए बोलते थे। सपोज एपी में हम बोल रहे हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3 टर्म्स, इसके लिए हम क्या मानते थे कि 3 टर्म्स को हम मान लेते थे। फर्स्ट वाला टर्म a माइनस डी होता है, सेकेंड वाला a होता है और लास्ट a प्लस डी होता है। आपको पता है कि एपी हम किसके बोलते थे? एपी हम बोलते थे ये दोनों का जो डिफरेंस है और ये दोनों का जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस यानी कि इक्वल होना चाहिए। a प्लस डी माइनस है तो डी मिलेगा, a माइनस डी तो भी डी मिलेगा। तो इसका मतलब ये 3 टर्म्स के लिए हम एज्यूम कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं कि 3 टर्म एपी में अगर हो तो कैसी होनी चाहिए? a माइनस डी, सेकेंड टर्म a और थर्ड टर्म a प्लस डी होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे डिफरेंस कितना है तो आपको पता है, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पे d का है। ओके, चलो आगे बात करते हैं। आगे मैं बात करता हूँ 4 टर्म्स के लिए। अगर मैं सपोज करना चाहता हूँ, मुझे दिया गया ऐसा है कि आप मान लीजिए कि 4 टर्म्स एपी में है, तो आप उसे किस तरह सपोज करेंगे? आप ऐसा भी सपोज कर सकते हैं यहाँ पे a प्लस डी, a प्लस 2d। बट मैंने क्यों नहीं किया ऐसा सपोज? क्योंकि जो हमारे पास एक्सरसाइज में एग्जांपल्स है वो किस तरह के हैं, यानी कि 3 टर्म्स का सम दिया हुआ है या तो 3 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से इजीली आपको सम दिया है तो ये डी कैंसिल होकर 3 है, डायरेक्टली ए मिल सकता है, इसीलिए हम ऐसा कुछ सपोज करते हैं। ओके, तो 4th टर्म है हमारे पास, 4 टर्म्स है, तो इसके लिए हम सपोज क्या करेंगे? तो हम ऐसा कुछ सपोज करेंगे a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस यहां पे ऐसा कुछ सपोज करते 3d। ओके, चलो क्यों 3d सपोज किया मैंने? क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितना है, 2d है। इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस किस तरह लिखते हैं हम? a प्लस 3d माइनस है, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो कितना मिलेगा हमको? 2d यहां से मिलेगा। इन दोनों का डिफरेंस देखिए a प्लस डी माइनस a प्लस डी, तो a कैंसिल होगा, यहाँ पे भी 2d मिलेगा। इन दोनों का डिफरेंस देखिए आप, a माइनस 2d माइनस a, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा प्लस 3d, तो यहाँ पे भी 2d देखने को आपको मिलता है। इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 2d है। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 4 टर्म्स के लिए। आपको याद रखना है 4 टर्म्स जब भी हमारी आएगी तब हम ऐसे ही फॉर्मूलाज बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है माइनस 3d प्लस डी माइनस डी सब कैंसिल होकर 4a बनेगा। क्या बनेगा? 4a। डायरेक्टली एक ही वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। ओके, और 5 टर्म्स के लिए हम बात करते हैं। ये तीनों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंस है आपके लिए। 5 टर्म्स के लिए हम क्या लिखते हैं? तो हम लिखते हैं 5 टर्म्स के लिए a, याद रखना है आपको, जो बीच वाला टर्म है वो a से शुरू होता है, 5 और थर्ड में, तो बीच वाला a, आगे वाला a माइनस डी, ये a माइनस 2d बनेगा। यहां पे बनेगा a प्लस डी और यहां बनेगा a प्लस 2d। देखिए आप, इस दोनों के बीच का डिफरेंस d, इस दोनों के बीच का भी d, यहाँ पे भी d डिफरेंस है, यहाँ पे भी d। इसका मतलब इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? d है। यहाँ पे 2d, यहाँ पे d। ओके, एक ही बात हमको याद रखने, ऐसे कुछ टर्म्स आपको सपोज करने पड़े तो आप इस तरह सपोज करते थे। 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हैं। ओके, अब मैं बात करता हूँ जीपी की। क्या बात करता हूँ? जीपी में हम किस तरह सोचेंगे कि किस तरह टर्म आएगी हमारी, तो वहां भी सिंपल ही है। हम जीपी की बात करते हैं
पहले तो जीपी को आपको पता है, जीपी किसको बोलते हैं हम? जीपी हम इसे कहते हैं जिस दो कंजुगेटिव टर्म्स आप आपस वाली दो टर्म्स लेते हैं तो उसके बीच का रेशियो है, आपको कॉमन मिलता है, रेशियो और टाइम इक्वल मिलेगा। दो कम्युटेटिव टर्म लेंगे आप, दो अगर टर्म लेंगे कंजुगेटिव टर्म, उसका रेशियो आपके पास कॉमन निकल के आएगा, इसका मतलब हर टाइम इक्वल रहेगा। तो आप ऐसा मान सकते हैं एपी के लिए अगर 3 टर्म्स हो, हम क्या मान सकते हैं 3 टर्म्स के लिए? तो आपको पता है बीच वाला टर्म्स हमारे पास ए है, आगे वाला टर्म क्या बनेगा? ए अपॉन आर बनेगा और ये ए आर बनेगा। यहाँ पे रेशियो कितना है? रेशियो की बात करूं तो मैं कितना रेशियो है? आर का रेशियो है। यहाँ पे देखते हैं इसके डिनोमिनेटर में आएगा तो आर बचेगा। अब इसके डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर बन जाएगा। तो यहाँ पे भी आर रेशियो निकल के आएगा। ओके, ये आपको अच्छी तरह मालूम हो गया, क्योंकि इन दोनों का रेशियो लीजिए तो ऐसा कुछ लिखते हैं आप, तो इसका मतलब रेशियो यहाँ पे आर मिला। यहाँ पे भी रेशियो आप ले सकते हैं ए डिवाइड बाय ए बाय आर। ये आर क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर में, और ये कैंसिल होके क्या बनेगा? ये भी आर बनेगा आपका। ओके, तो इस तरह हम लिख सकते हैं 3 टर्म्स के लिए। अब मैं बात करता हूं 4 टर्म्स के लिए। तो 4 टर्म्स के लिए आप कैसा सोच पा रहे हैं? अब यहां पे देखना, 4 टर्म्स की मैं बात करूं, अगर 4 टर्म्स के लिए हम बताना चाहे तो आपको पता है मैंने यहां पे क्या लिखा है, ये दोनों टर्म्स का यूज किया था, तो अब मैं इन दोनों टर्म का यूज करूंगा। एक तो ए बाय आर रहेगी और एक ए आर रहेगी। इन दोनों का आपको रेशियो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आर स्क्वायर रेशियो बनेगा, तो यहाँ पे ए आर क्यूब बनेगा और यहाँ पे ए अपॉन आर क्यूब बनेगा। देख लीजिए आप अच्छे से, यहाँ पे रेशियो कितना आने वाला है? तो इन दोनों के बीच का रेशियो आप निकालो। इन दोनों के बीच का रेशियो कैसे निकलेगा? तो ऐसे निकलेगा, यहाँ पे रेशियो बनेगा आर स्क्वायर। इन दोनों का बीच का रेशियो निकालो, ए आर, देखना अच्छे से, यहाँ पे डिवाइड बाय ए बाय आर, उसका आर कहां चला जाएगा? न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे भी आर स्क्वायर बनेगा। ये दोनों का रेशियो निकालो, ए बाय आर होल अपॉन ए बाय आर स्क्वायर। एक एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ए कैंसिल हो गए, यहाँ पे भी आर स्क्वायर कहां जाएगा? न्यूमरेटर में जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? रेशियो आर स्क्वायर है। आपके पास रेशियो क्या है? यहाँ पे आर स्क्वायर। ओके, चलो आगे बात करें। अब मैं बात करता हूँ 5 टर्म्स के लिए। तो 5 टर्म्स के लिए क्या बनेगा यहाँ पे? तो आपको पता ही है, अब सिमेट्रिकली जाएंगे हम इसके। यहाँ पे जो था तो यहाँ पे बीच में ए बनेगा, इस तरह ए बाय आर, इस तरह ए बाय आर स्क्वायर, इस तरह ए आर और ए आर स्क्वायर। ओके, चलो 5 टर्म्स के लिए मैं लिखता हूँ। यहाँ पे आपको पता ही है अब क्या आने वाला है, रेशियो भी कितना आने वाला है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म बनेगा, क्या बनेगा? फर्स्ट टर्म आपकी फर्स्ट टर्म बनेगी ए अपॉन आर स्क्वायर, सेकेंड ए अपॉन आर, थर्ड है ए, फोर्थ ए आर, और फिफ्थ वाला टर्म है ए आर स्क्वायर। यहाँ पे भी रेशियो कितना निकल के आएगा? आर निकल के आएगा। ओके, तो आपको ये जो नोट्स है वो अपनी बुक में लिख लेनी है अच्छे से, क्योंकि ये नोट्स है आगे जाके आपको हेल्पफुल होने वाली है। ये तीनों नोट्स, और ये एपी के लिए है, या ना मान लीजिए आपने एपी के लिए अभी कुछ ये नोट्स का यूज नहीं किया है, बट हम जेडब्ल्यू सेक्शन के एग्जांपल्स करेंगे, वहां पे ये तीनों एपी के लिए और ये तीनों जीपी के लिए हम बार बार यूज करेंगे एग्जांपल्स में। ओके, तो ये नोट अच्छे से लिख लेना और अच्छे से समझ लेना कि क्या होता है, किस तरह हम सपोज करते हैं और क्यों सपोज करते हैं। इसमें भी ऐसा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, इन तीनों को, 3 टर्म्स को, तो आर आर कैंसिल होकर ए क्यूब बनेगा, तो डायरेक्टली आप ए की वैल्यू निकाल पाओगे। ओके, तो इसलिए इसको हम सपोज ऐसे ही करते हैं। आप कर सकते हैं, आप जो भी करना चाहे, यहाँ पे ए चाहे ए आर चाहिए, ए आर स्क्वायर चाहे, कर सकते हैं, पर हम करते नहीं है क्योंकि हमको इजीली एग्जांपल सोल्व करने हैं। ओके, चलो तो आगे बात करते हैं अब एक्सरसाइज नंबर 9.3 की, जो पूरे एक्सरसाइज आपकी जीपी पे और जीएम के कंसंट्रेट बेस पर है। तो जीपी और जीएम आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, अच्छे से आपको याद हो गया है, आप मैं मान लेता हूं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अब जीपी की 9.3 एक्सरसाइज नंबर 9.3। चलो तो आगे एक्सरसाइज नंबर 9.3 है आपके पास।
फर्स्ट एग्जांपल आपको ऐसा दिया हुआ है, मैं यहाँ से आपको बोल के बताता हूँ कि फाइंड 20th टर्म, फाइंड 20th टर्म एंड nth टर्म ऑफ अ जीपी। आपको एक जीपी दी गई है, आपको उसकी 20th टर्म और nth टर्म निकाल के आपको देना है। ओके, चलो तो हम पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कहाँ से करते हैं, तो आपको एक जीपी गई है, गिवन जीपी की इस तरह की है, तो आप पहले लिख लो जीपी को 5/2 है, सेकेंड वाली टर्म क्या है 5/4 है, थर्ड वाली टर्म 5/8, अब टू सो इस तरह हम जीपी हमको दी गई है तो हम पहले उसका रेशियो निकाल लेते हैं, कॉमन रेशियो, उसको क्या बोलते हैं हम आर बोलते हैं। इसका मतलब दिस वाली टर्म डिनोमिनेटर में दिस वाली टर्म, और क्या होता है 5/4 डिवाइड बाय 5/2 A2/A1। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, तो आपको ये 2 है, 5 तो 5 से कट हो जाएगा, ये 4 है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2 न्यूमरेटर में जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे रेशियो निकल के आएगा 1/2। ओके, अच्छे से यहाँ पे आप समझ लेना कि ये 4 है डिनोमिनेटर में जाता, गलती से भी यहाँ पे रेशियो आप 2 ना निकाल ले, ये देखना आपको पड़ेगा। ओके, चलो आगे बात करते हैं, हमको क्या चाहिए, तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल A20 चाहिए और AN चाहिए, 2 टर्म्स चाहिए। तो पहले मैं क्या निकालता हूँ, AN निकालता हूँ, बाद में N की जगह 20 पुट कर दूंगा। ओके, N का मतलब क्या है, A इंटू आर रेस टू इससे एक कम, तो N-1 ये हमारी फॉर्मूला थी। तो यहाँ पे AN क्या निकल के आएगा, A आपके पास है 5/2 इंटू R कितना है 1/2, उसकी N-1 पावर, तो ये आपके पास निकल के आ गया क्या, ये आपके पास निकल के आ गया AN वाली टर्म आ गई। अब मैं बात करूं, मुझे AN की जगह A20 चाहिए, तो पुट N इक्वल टू 20, तो यहां पे क्या मिलेगा A20 मिलेगा, ये 5/2 ऐसे ही रहने दो 1/2, और यहां पे मिलेगा 20-1 29। अगर मैं इसे चाहूं तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐसा भी लिख सकता हूं 5 इंटू 1/2 रेस टू 20, क्योंकि ये जो पावर इसकी 1 है वो इसमें ऐड हो सकती है, तो यहाँ पे भी हम इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 1/2 होल रेस टू n, क्योंकि यहाँ पे +1 है, इसकी पावर +1, ये -1 के साथ मिलके कट हो जाएगी, तो n ही बचेगा, तो इसको ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके पास दोनों आंसर आ गए, ये है आपके पास 20th टर्म और ये है आपके पास nth टर्म। आपको ऐसे सॉल्यूशन नहीं देना है, ऐसे ही रखना है, क्योंकि आपके पास 1/2 की 20th टर्म निकालने जाओगे तो बहुत बड़ा आंसर आएगा और टाइम भी कंज्यूम करेगा ये। ओके, तो ऐसे ही रखना है आपको, इससे सॉल्यूशन नहीं देना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है सेकंड वाले में, फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी whose 8th टर्म इज 190। आपको 12वीं टर्म पता करना है जिसकी 8वीं टर्म आपके पास 192 है और कॉमन रेशियो दिया गया है 2। अगर लिखते हैं जो भी दिया है पहले तो वो लिख लेते हैं, बाद में आप सोचना क्या करना है। तो पहले क्या गिवन है हमारे पास, तो पहले हमारे पास ऐसा कुछ गिवन है कि सेकेंड वाले में 8th टर्म ऑफ अ जीपी इज इक्वल टू 192, ऐसा कुछ हमको दिया हुआ है। ओके, तो 8th टर्म को आप क्या बोलते थे, तो आपको पता है ए टर्म किसे लिखते हैं, a इंटू आर रेस टू N-1, इसका मतलब 8-1। ओके, तो ये बनेगा a इंटू आर रेस टू 7। ये आपको कितना दिया हुआ है 192 दिया हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल। आगे बोला है आपको कॉमन रेशियो 2 है, इसका मतलब यहाँ पे आर बिट दिया हुआ है, आपको कॉमन रेशियो 2 दिया हुआ है, तो 192 ऐसे ही लिखो, a इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे 2⁻7। अब आपको पता करना है 2⁻7 कितना होता है यहाँ पे, तो आपके पास 2⁻7 क्या आएगा 128 आएगा, 128, क्योंकि 2⁻5 32 और उससे 32 में 4 आप मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मतलब 2⁻2 बचेगा ना यहाँ पे, 2⁻2 यानी कि 4 मल्टीप्लाई कीजिए तो 32
2 में 4 मल्टीप्लाई करने से आपके पास बनेगा 128। तो आपके पास यहाँ पे ऐसा निकल के आएगा, ये 128 को मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके आ जाऊँ, यहाँ पे ये बचेगा। अब आपको पता होना चाहिए कट करते हैं हम यहाँ पे कितने से कट हो गए, तो 192 उसको 2 से आप डिवाइड करें और इसे भी 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 64 बनेगा। ओके, और इसे आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड करो तो क्या बनेगा, यहाँ पे 4 4 जा 16, 3 कैरी फॉरवर्ड 32, 4 8 जा 32, डिनोमिनेटर में कट करिए 4 से तो 32 बनेगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 16 3 जा, और यहाँ पे लिख सकते हैं 16 2 जा, तो ए आपको मिलेगा 3/2। क्या मिलेगा यहाँ पे 3/2 मिलेगा। ओके चलो रेडी, आगे बढ़े। ए आपको मिल गया, आपको क्या पता करना है, 12th टर्म पता करना है। तो 12th टर्म को हम कैसे लिखते हैं, A12 इज इक्वल टू A इंटू R⁻11, क्योंकि एक कम लिखते हैं यहाँ से, डायरेक्टली अब लिख रहा हूं मैं, एक कम लिखते हैं। आपके पास फॉर्मूला ऐसा कुछ है, AN इज इक्वल टू A इंटू R⁻n-1, ये n से एक कम है तो यहाँ पे 12 है, 12 से एक कम 11। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा A12 हमको, तो A तो आपके पास है ही 3/2 इंटू रेशियो हमारा क्या है 2 है, तो 2⁻11, एक एक 2 कैंसल कर दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा 2⁻10। ओके, तो ये आपका क्या मिल गया, आंसर मिल गया। A12 इज इक्वल टू 3 इंटू 2⁻10। ओके चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, ये प्रूव करने वाला एग्जांपल आपको दे दिए गए हैं यहाँ पे। 5th टर्म, 8th टर्म और 11th टर्म, तीनों टर्म आपको कोई एक कांस्टेंट के रूप में दी गई है, P, Q और S। यहाँ पे हालांकि मैंने Q है कैपिटल लिया है, आपकी बुक में स्मॉल है, यहाँ पे Q और 9 में बच्चों को दिक्कत आती है, इसलिए Q हम कैपिटल यहाँ पे सपोज करते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। इसके साथ आपको क्या प्रूव करना है, तो प्रूव दैट आपको दिया हुआ है Q² इक्वल टू PS, आपको प्रूव करना है। चलो प्रूव कर देते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन क्या है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे क्या गिवन है। A5 गिवन है, A8 भी गिवन है और A11 गिवन है। A5 क्या है आपके पास, ये आपके पास P है, ये Q है और ये S है। S है यहाँ पे, 5 नहीं है। ओके, दोनों साइड में उसे S की तरह डिनोट करता हूं। आपको क्या पता करना है, Q² इक्वल टू PS लाना है। तो पहले तो मैं इस तीनों को उसके A और R के जो हम लिखते थे उस तरह लिख देता हूं। A5 को किस तरह लिखते हैं हम, A5 यानी कि AR⁻4 लिखते हैं, इसको बोलते हैं P। यहाँ पे A8 को हम लिखते हैं AR⁻7, इसको बोलते हैं Q। और यहाँ पे A11 को लिखते हैं AR⁻10, इसको हम बोलते हैं S। ओके चलो अब हम क्या करना चाहते हैं, Q² इक्वल टू PS ले आना चाहते हैं यहाँ पे। तो मैं पहले क्या बोलता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी यहाँ पे Q² की वैल्यू पता कर लेता हूँ। Q² यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की, तो Q² की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे Q की वैल्यू तो आपके पास है ही, उसका स्क्वायर कर दीजिए AR⁻7, और उसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी A² इंटू R⁻14। इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, एक तो ऐसा कुछ बनाओ AR⁻10, क्योंकि यहां से 10 निकाले दिए आपने, तो क्या बचेगा 4 पावर बचेगी, उसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं AR⁻4। ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। ये दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, A इंटू A² R⁻10 R⁻4, बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट का सम होगा, यहाँ पे 14 बन जाएगा। तो AR⁻10 तो आपके पास है, क्या है, S है, ये आपके पास S है और ये आपके पास P है। AR⁻4 क्या है, P है। तो हमको यहां से क्या मिला, तो Q² इक्वल टू PS। तो सच दैट, ऐसा हम बोल सकते हैं, सच दैट Q² इक्वल टू PS। ओके
ये सच जेड की साइन है, आप इसे लिखना नहीं चाहते तो ये मैं हटा देता हूँ, डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। ओके, चलो बहुत ही इजी था, आपको देखने में ऐसा लगता होगा कि ये क्या है ऐसा कुछ हमको पता नहीं है, तो भी आप थियरी थ्रू चलेंगे, ये थियरी है आपकी, थियरी थ्रू चलेंगे तो आपको कहाँ दिक्कत आएगी वो बताए मुझे, कहाँ भी दिक्कत नहीं आ सकती है। यहाँ पे थियरी आपको याद रखनी है, मैं पहले ही बोला था थियरी अच्छे से पढ़ लो। ओके, चलो फोर्थ वाला एग्जांपल लेते हैं। तो फोर्थ वाला क्या दिया हुआ है, द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज अ स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म, इसका मतलब ए आपको दिया हुआ है -3, आपको फाइंड करना है, डिटरमाइन करना है सेवंथ टर्म उसकी। ओके, तो जो दिया हुआ है वो पहले लिख लेता हूं मैं। तो क्या दिया हुआ है यहां पे हमारे पास, पहले तो आपको ऐसा बोल रहा है कि आपकी फोर्थ टर्म इज अ स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। इसका मतलब क्या है, फोर्थ टर्म यानी कि A4 ये सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। ओके, तो ये तो हमने लिख दिया। यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, यहां से क्या लिख सकता हूं, AR⁴ को AR³ की तरह लिख सकता हूं, क्योंकि आपको पता है इससे एक कम यहाँ पे R की पावर आएगी। A² को हम क्या लिख सकते, A2 को क्या लिख सकते हैं, AR और उसका स्क्वायर। तो यहां से निकल के आएगा AR³ इज इक्वल टू A² इंटू R²। तो यहां से क्या निकलेगा बच्चों, यहाँ पे A और एक A कैंसिल हो गए, यहाँ पे पावर 2 है और मैं कैंसिल करता हूं इस 2 को एक A के साथ से, यहाँ पे R3 है, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे एक पावर बचेगी, इसका मतलब R इज इक्वल टू A बचेगा, R इज इक्वल टू A। A की वैल्यू तो आपके पास है, क्या है, -3, फर्स्ट टर्म आपको दी हुई है, A इज इक्वल टू -3 गिवन है आपके पास। तो R की वैल्यू क्या बनेगी, R की वैल्यू भी सेम टू सेम बनेगी -3। अब आपको क्या चाहिए, आपको पता है डिटरमाइन करने को बोला है A7, सेवंथ टर्म आपको फाइंड करने को बोला है यहाँ पे। A7 का मतलब है AR⁶, A कितना मिला हमको, -3 और ये -3 की पावर 6। ओके, चलो -3 की पावर 6 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये 3 की 6 पावर भी लिख सकते हैं, पर मैं यहाँ पे बेस सेम बना लूं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तो पावर होगी, बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट का क्या करते हैं हम, सम करते हैं। तो A7 हमारे पास कितना मिला, -3⁻7। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके साथ 5 वाला जो एग्जांपल है उसमें हमको 3 एग्जांपल्स गिवन है, A, B और C आपको दिए हुए। आपको क्या पता करना है, तो जो आपको लास्ट में एक टर्म दी हुई है वो टर्म आपको पता करनी है कि किस टर्म है, कितने नंबर की टर्म है, वो आपको लास्ट टर्म दी गई है। आप एपी में भी ऐसा पता करते थे, आपको an दिया हुआ है, आप ऐसा बोलते थे लास्ट में, an दिया हुआ है और आप n की वैल्यू पता करते थे, बस ऐसे ही इस तीनों में आपको पता करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वो पहले तो क्या बोला हुआ है, 2√2 4 अप टू सो ऑन इज 128। 128 तक जाती है सीक्वेंस, और 128 वाला टर्म इस सीरीज का या इस सीक्वेंस का कितने की टर्म होगी है, कितने में टर्म होगी है वो आपको पता करना है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 5 वाला जो एग्जांपल आपको गिवन है, यहाँ पे मैं आपको 2 एग्जांपल्स करके दिखाता हूं, एक एग्जांपल्स आपको होमवर्क में करना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं इसके साथ। तो क्या दिया हुआ हमको, पहले तो मैं सीरीज लिख लेता हूं। 5th में आपके पास A है, क्या है, 2√2, फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड टर्म 2√2, थर्ड टर्म 4 अप टू सो ऑन इज 128। 128 तक ये सीरीज चलते रहते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं, हम सपोज क्या कर लेते हैं, सपोज
जो एन है हमारा लास्ट टर्म है वो 128 है। अब मैं क्या पता करूंगा, एन की वैल्यू यहां से फाइंड करूंगा तो हम बता सकते हैं कि इस वाली टर्म nth वाली टर्म, ओके, तो nth वाली टर्म, इसका मतलब n की वैल्यू अब फाइंड कर लो तो आपको पता चल जाएगा ये टर्म कितने में टर्म है हमारी, किस तरह इस टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो पता चल जाएगा हमको। तो हम बात करते हैं यहाँ पे a आपके पास गिवन है 2, रेशियो क्या है आपके पास, तो 2√2 डिवाइड बाय 4, a2 बाय सॉरी यहाँ पे 2 है तो आपको रेशियो भी यहां से मिल गया √2 का, आपके पास a है 2, बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको an की फॉर्मूला आपके पास है a इंटू r रेस टू n माइनस 1, ऐसी कुछ आपके पास फॉर्मूलाज है, उसमें वैल्यू पुट करते जाए। an की वैल्यू कितनी है 128 है, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 है, और ये है √2 होल रेस टू n माइनस 1, ऐसा कुछ लिख सकते हैं आप। चलो आगे बढ़ते हैं, ये 2 को मैं इसके डिनोमिनेटर में ले जाता हूं तो यहां से क्या बनेगा 128 डिवाइड बाय 2, इसका मतलब 64 होल रेस टू इनटू इक्वल टू √2 रेस टू n माइनस 1। अब क्या बोलते हैं हम, इस दोनों को मैं सेम बना दूं, ये दोनों बेस को यहाँ पे मैं कुछ ऐसी तरह लिखूं कि यहाँ पे भी √2 में मैं लिखता हूं, क्योंकि मुझे n की वैल्यू चाहिए तो दोनों की पावर मुझे इक्वल बतानी है तो बेस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, पहले तो मैं ऐसा कुछ लिखूं 2�6 इज इक्वल टू √2 रेस टू n माइनस 1, यानी कि यहाँ पे मैंने √2 लिखना था, पहले तो मैंने 2 में कन्वर्ट किया, अब √2 में कन्वर्ट करूं तो √2 की मैं पावर कितने लिखूं, यहाँ पे 12 लिखूं तो हमको 64 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है 1/2 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 12 पावर बन जाएगी, यहाँ पे √2 की n माइनस 1। इस तरह आप ये दोनों बेस को सेम बना के पावर एक्सपोनेंट को इक्वल बता सकते हैं। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं 12 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या मिलेगी 13 मिलेगी, क्या मिलेगी 13, यानी कि जो 13th वाले टर्म है वो हमारी 128 रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान रखना है, यहाँ पे 64 है, इसको जो भी यहाँ पे बेस है उसमें आपको कन्वर्ट करना है, ये बहुत ही यहाँ पे आपको समझना है, क्योंकि ये टर्म में आप कन्वर्ट करेंगे तभी आपको जाके n की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होगे सर बोर्ड को प्रे करते होगे कि थर्ड वाला एग्जाम्पल हमको होमवर्क में ना मिले, बोर्ड अच्छे से देखना, ये थर्ड वाला एग्जाम्पल है वो हमें ना मिले क्योंकि ये बहुत ही दिखने में ही भयानक है, ओके। तो चलो आपको सेकेंड वाला होमवर्क में देते हैं हम, थर्ड वाला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, ओके। चलो ओके, तो सेकेंड वाला एग्जाम्पल है वो आपको होमवर्क में करना है, और जो भी n की वैल्यू है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना। आप सब लोग कमेंट सेक्शन में कुछ लिखते नहीं हो आंसर्स, आप ओनली फॉर लेक्चर्स ही अटेंड करते हो, ऐसा नहीं करना है बच्चों, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। या तो कमेंट सेक्शन में आप लोग नहीं लिख सकते क्योंकि कोई ऐसा लगता है कि मेरा आंसर गलत होगा तो यहाँ पे कुछ लोग हंसेंगे, ऐसा है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं, आपको पता है व्हाट्सएप नंबर क्या है, ओके। तो व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। आपको नहीं पता व्हाट्सएप नंबर तो ये लेक्चर क्योंकि लिंक जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती है वो जो नंबर है 70 वाला वो नंबर मेरा ही है, उसमें आप मैसेज कर दो कि सर ये आंसर आएगा, ओके। तो मुझे पता चलेगा कि आपको ये अच्छे से समझ आता है या नहीं आता है। पहले तो आपका नाम लिखना है, बाद में इंग्लिश मीडियम या गुजराती मीडियम जो भी स्टैंडर्ड है आपका, 11th है तो 11th गुजराती मीडियम इंग्लिश मीडियम आपको वो लिखना है। बाद में एक्सरसाइज नंबर 9.3 करके 5 का बी और आंसर लिखना है। इस तरह आपको मैसेज करना है, क्योंकि जो बच्चा मैसेज करता है वो पता नहीं होता कि किस स्टैंडर्ड का होता है। यहाँ पे हम जो है 3 स्टैंडर्ड पढ़ा रहे हैं, 10th 11th और 12th, 3 स्टैंडर्ड कंटिन्यूसली यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो हमको ये पता नहीं चलता नंबर देख के कि आप कौन से स्टैंडर्ड में है। इसलिए आपको क्या बताना, पहले तो नाम बताओ अपना, नाम के साथ स्टैंडर्ड 11th हो तो 11th, गुजराती मीडियम हो तो गुजराती मीडियम, इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश मीडियम वो लिखे। बाद में आप इसका जो एक्सरसाइज नंबर का
लोकेशन है, लोकेशन लिख के आंसर लिखे। ओके, मैसेज में लिखे तो कमेंट में लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, बी का आंसर आता है जो भी n की वैल्यू। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं सी के साथ। तो सी वाला जो दिया हुआ है वो मैं यहाँ पे लिखता हूं। पहले तो क्या दिया हुआ है हमको, तो हमको यहाँ पे एक गिवन है कि 1/3, 1/9, 1/3, 1/9, 1/27 up to so on is 1/19683, ऐसा कुछ आपको गिवन है। ओके, आप ये देख के ही यहाँ पे डर जाएंगे क्योंकि ये इतनी बड़ी टर्म का हम क्या करेंगे आगे। ओके, इसको सॉल्व करना ही बड़ी मजे की बात है, क्योंकि ऐसी टर्म आएगी तो ही आपको चैलेंज मिलेगा यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको पता है a कितना है, 1/3 है आपके पास, और r कितना है, r को आप क्या बोलते थे, a2/a1। तो a2 कितना है आपके पास, 1/9, और a1 कितना है, 1/3। तो यहाँ पे आपके पास क्या निकल के आएगा, 1/3 निकल के आएगा। आपको ये पता होना चाहिए। 9 है डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में आएगा, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर में जाएगा, तो 3/9, इसका मतलब 1/3 बनेगा। तो ये आपके पास r की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या पता करना है, an दिया हुआ है 1/19683, ऐसा कुछ an आपको दिया हुआ है, तो an की वैल्यू पता करनी है। तो an की फॉर्मूला तो आपके पास है, क्या है, a इंटू r⁻n-1। ये तो एज इट इज लिखते हैं हम यहाँ पे। चलो a की वैल्यू कितनी है, 1/3 है, तो पुट कर दीजिए ये। इसकी वैल्यू, r की वैल्यू भी 1/3 है, तो ये भी यहाँ पे पुट कर दीजिए, n-1/19683। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे 3 को मैं न्यूमरेटर में ले जाऊँ, यहाँ से 3 को मैं न्यूमरेटर में ले जाऊँ तो आपके पास ऐसा बनेगा, 1/3 ये आपके पास बचेगा, और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करके 3 19683 ऐसा कुछ बनेगा। देखो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 6 जा 18, 1 कैरी फॉरवर्ड, 6 5 जा 15, 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 से 6 जा, और फिर से यहाँ पे 1 आएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं 3 कट हो गया और हमारा 19683 भी कट हो गया, 6561 बना यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/3 होल रेज़ टू पावर n-1 इज इक्वल टू, क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे, 1/6561, 1/6561। अब आपको इसे 3 की पावर में लिखना है, 3 की पावर में लिखना है 6561 को। तो आप सबको पता है, पहले तो 9 का क्यूब आपको पता है, 9 का क्यूब क्या होता है, 729 होता है, आपको ये पता है। ओके, 9 का क्यूब यानी कि ये वैल्यू कितने की है, 3⁻6 की। यहाँ पे 3 की 2 पावर, 2 और 6 मल्टीप्लाई होके ये तो 729 है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 6561 चाहिए। उसका मतलब मैं अच्छे से यहाँ पे देखूं तो इसमें मैं 9 मल्टीप्लाई करता हूं, इसका मतलब 3 का स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई करता हूं। ओके, तो क्या बनेगा यहाँ पे, 9 जा 81, 8 कैरी फॉरवर्ड, 9 2 जा 18, 18 में 8 डालोगे यहाँ पे तो यहाँ पे 6 बनेगा और 1 कैरी फॉरवर्ड। ओके, सॉरी 2 कैरी फॉरवर्ड आएगा, और 9 7 जा 63 में 2 डालोगे तो 65। इसका मतलब यहाँ पे बनेगा 3�8। यहाँ पे क्या बनेगा, डिनोमिनेटर में 3�8। तो 1/3 एज इट इज इसको लिखे, यहाँ पे लिख सकते हैं आप 3�8। मैंने यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देके बताया है, ऐसा सॉल्यूशन आपको रफ में करना है। आप यहाँ से तो लिख लीजिए, आपको क्या करना है, ऐसा कुछ आया तो रफ में आपको सॉल्यूशन बताना है और करना है। यहाँ पे आपको ये रिमेम्बर करके नहीं जाना है, आपको प्रॉपरली थियरी वे पर जाना है यहाँ पे। ओके, तो आगे मैं बढ़ता हूँ, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दोनों की पावर सेम बता दूं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऐसा भी 1/3 होल रेज़ टू 8, दोनों की पावर सेम बता दूं, इसका मतलब n-1 इक्वल टू 8 है। तो n की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, यहाँ पे 9 मिलेगी। n की वैल्यू कितनी मिलेगी, 9 मिलेगी। ओके, चलो
आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं हम। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे 9.3 में आगे जो डिस्कस है वो करेंगे। ओके, तो बाय बाय फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिर से इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे आगे। ओके, तो आपको एक बार क्लियर कर ले रही है एक बात कि आपको यहाँ पे भी कोई दिक्कत आती है देखने में समझने में, तो आप फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको, आप कमेंट कीजिए। यहाँ पे नहीं समझ आ रहा, आपको ऐसा लगता है कमेंट कुछ दोस्तों पढ़ के आप पर हंसेंगे, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास है। ओके, और नहीं भी है तो व्हाट्सएप नंबर आपको, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जिस नंबर से ये मैं जो लेक्चर का लिंक आता है 70 वाला नंबर से, वो नंबर मेरा ही है पर्सनली। ओके, तो आप उसमें नाम अपना लिख के मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे दिक्कत आती है तो आप अच्छे से समझ ले, क्योंकि आगे जाके आपको वो दिक्कत ना रहे। ओके, तो मिलते हैं फिर से फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।